अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। आज की बड़ी बात, पाकिस्तान की आला अदलिया और हुकूमत के दरमियान एक बड़ा तनाज़ा खड़ा होता नजर आ रहा है। गुज़श्ता रोज़ सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चंद जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर किया गया था। इस रेफरेंस में किन जजेस का नाम है और उन जजेस पर क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं। हुकूमत अब तक इन मामलात पर खामोश है, लेकिन ज़राए के मुताबिक इस रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज और सिंध हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़िज़ जज के खिलाफ इल्ज़ामात ये आयद किए गए हैं कि उन्होंने अपनी बैरून मुल्क जायदादों को ज़ाहिर नहीं किया। इनमें एक नाम सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा का भी है, जिनकी जानिब से आज सदर पाकिस्तान के नाम एक खत के जरिए इस मामले पर वजाहत तलब की गई है। खत के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा ने सवाल उठाया है कि क्या अगर उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने की बात दुरुस्त है तो फिर उन्हें इस रेफरेंस की कॉपी फराहम की जाए, क्योंकि मखसूस तरीके से इल्ज़ामात के मंजर आम पर आने से ज़ाती किरदार कशी का तासुर मिलता है। इसके अलावा फेयर ट्रायल का हक मुतासर होता है और अदलिया के इदारे की साख भी मुतासर होती है। याद रहे कि जजेस के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही वाहिद फोरम है और यह पहला मौका नहीं कि किसी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया गया हो। अब तक पाकिस्तान की अदालती तारीख में ऐसे 2 केसेस हुए। गुज़श्ता साल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत सदीकी को ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम पर, जबकि 1973 में लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अली को बदनवानी के इल्ज़ाम पर हटा दिया गया था। लेकिन इस बार हुकूमत की जानिब से दायर रेफरेंस पर कार्रवाई से पहले ही बड़ा शदीद रद्द अमल सामने आया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल जायद फखरुद्दीन इब्राहिम ने आज जजेस के खिलाफ रेफरेंस पर एहतजाजन अपने ओहदे से इस्तीफा देते हुए जो खत लिखा उसमें संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। सदर पाकिस्तान के नाम इस्तीफे के लेटर में जायद इब्राहिम ने यह तहरीर किया है कि हुकूमत ने आईन पाकिस्तान के तहत सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ मुबैना तौर पर बैरून मुल्क असासे रखने के इल्ज़ाम पर कार्रवाई और तहकीकात के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को सिफारिश की है और इस बात की तस्दीक हुकूमत के आला तरीन ओहदेदारों ने भी कर दी है। उनके मुताबिक इन रेफरेंसेस में से एक सुप्रीम कोर्ट के एक इंतहाई सीनियर जज के खिलाफ है, जिनकी दयानत और किरदार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता और इसी जज के बारे में हुकूमत अपना इरादा पहले ही वाजे कर चुकी है जब फैज़ाबाद धरने के फैसले के खिलाफ हुकूमत ने नज़रसानी की अपील दायर की थी। याद रहे कि फैज़ाबाद धरने का फैसला जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीर किया था और इस फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ, MQM समेत इलेक्शन कमीशन और कुछ इदारे अदालत से रुजू कर चुके हैं। मुस्ताफ़ी एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक ये मामला जजों के एहतसाब का नहीं बल्कि आज़ाद जहनियत रखने वाली शख्सियात के किरदार को ठेस पहुँचाने और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर धूस जमाने की एक कोशिश है और अगर इसका मुकाबला ना किया गया तो पाकिस्तान की आला अदलिया को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। इस इस्तीफ़े के बाद भी हुकूमत की जानिब से अब तक कोई रद्द अमल सामने नहीं आया, लेकिन अपोजिशन की जानिब से शदीद मौक़िफ़ सामने आया है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्विटर के जरिए पैगाम में इल्ज़ाम लगाया कि आला अदलिया के जजेस के खिलाफ रेफरेंस हुकूमत का आमिराना और खौफ पर मबनी इकदाम है। वकला बरादरी, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों को वही किरदार अदा करना चाहिए जो उन्होंने एक डिक्टेटर के ऐसे ही इकदाम के खिलाफ उठाया था और बाकिरदार और शफाफ शोहरत के हामिल जज साहिबान पर सोची समझी हुकूमती साजिश की मुस्लिम लीग नून भरपूर मज़म्मत करेगी। ये बात भी दिलचस्प है कि इस मामले पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ भी मरियम नवाज से मिलता जुलता है। ये जमहूरी पसंद जजेस को, जो जजेस रूल ऑफ लॉ फॉलो करते हैं, उन पे भी हमला कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी साजिशें चल रहे हैं और खान की हुकूमत उनको कोर्ट से निकाल के अपनी ही सिलेक्टेड जजेस बेचना चाहता है। हमें मुशर्रफ का दौर याद है, जैसे मुशर्रफ के दौर में मुशर्रफ ने जजेस को निकालना था, इसी तरीके से मुशर्रफ की बाकियात कोर्ट से जजेस को निकालना चाहते हैं।
क्या हुकूमत ने अपने खिलाफ एक वकला तहरीक को जन्म दे दिया है? क्या जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करके हुकूमत ने सियासी गलती कर दी है? और सबसे अहम सवाल यह कि इस मामले में कानूनी तौर पर अब क्या होगा? हमें ज्वाइन करना था सुप्रीम कोर्ट बार के सदर अमानुल्लाह किनरानी ने, शायद वो थोड़े से लेट हो गए हैं या किसी वजह से, और इसके अलावा हमें ज्वाइन करना था साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब ने, जो हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान कादिर साहब, ये मामला कल से ये खबरें चल रही थी, लेकिन आज जस्टिस काजी फायज ईसा ने सदर मुमलिकत को ख़त लिख कर बाकायदा एक वजाहत तलब की है कि इस रेफरेंस में है क्या, और कुछ सवालात भी उन्होंने उठाए हैं। इसके बाद क्या आप समझते हैं कि बार भी इस मामले को उठाएगा और एक तनाज़ा सा बनता दिख रहा है हुकूमत और जुडिशरी और अदलिया और वकला के दरमियान? मैं नहीं समझता कि कोई ये इतना तनाज़ा बन रहा है हुकूमत, जुडिशरी और अदलिया और वकला के दरमियान। यहाँ पे देखना ये है कि वो जो रेफरेंस जो फाइल होने जा रहा है, अगर तो उसकी इंट्रिंसिक वर्थ है, अगर उसमें ऐसी बातें हैं जिससे कि मिसकॉन्डक्ट बनता है किसी के खिलाफ, तो फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना है, वकला ने नहीं करना। लिहाजा अगर सदर पाकिस्तान ने रेफरेंस फाइल कर दी है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेगी। और लगता है कि फायज ईसा को शायद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फेथ नहीं है, इसके सदर पाकिस्तान को लिख दिया। तो सदर पाकिस्तान को इस तरह से डायरेक्ट चिट्ठी लिखना जो है, ये वैसे भी नहीं है, उनको जरूरत नहीं थी सदर पाकिस्तान को लिखने की, क्योंकि इन एनी केस अगर उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होती है मिसकॉन्डक्ट की, तो वो उनके अपने जो ब्रदर जजेस हैं वही उनको ट्राई करेंगे। तो सदर पाकिस्तान को लिखना जो बनता ही नहीं, तो मेरा ख्याल है किसी ने गलत मशवरा दिया है। कभी ऐसा ही नहीं हुआ कि सदर ने अगर रेफरेंस फाइल किया हो, या सदर तो डायरेक्ट करते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि वो इंक्वायर करे, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जब सदर की डायरेक्शन आ जाए हेड ऑफ स्टेट की तो पाबंद होती है। उस पर फायज ईसा का लिखना सदर पाकिस्तान को, वो चीज जो है वो खिलाफ कानून है। लेकिन अगर फायज ईसा जो कहना चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं बनता, तो उनको चाहिए कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कहें, और अगर वहां पे वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू एस्टैब्लिश कर देते हैं तो फिर वो बिल्कुल इससे बच सकते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कह सकती है उन्होंने मिसकॉन्डक्ट नहीं किया, लेकिन अगर उसमें इतने ठोस फैक्ट्स हैं तो फिर इट कैन गो द अदर वे। तो अगर जजेस ही जजेस पे रिलाई नहीं करेंगे तो आम बंदा तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे रिलाई करेगा, ये भी बात सोचने वाली। ठीक, इरफान कादिर साहब, इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल जायद फखरुद्दीन इब्राहिम ने आज ख़त लिखा, वो एहतजाजन मुस्ताफ़ी भी हो चुके हैं, और उनकी एक टेक ये है कि वो ये समझते हैं कि ये कोशिश जो है रेफरेंस दायर करना, ये असल में जजेस पर कदगन लगाने की एक सोची समझी एक कोशिश है। तो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है। आप ये समझ रहे हैं कि फाजी ईसा साहब को नहीं करना चाहिए था, सदर मुमलिकत को उनको ख़त नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू भी इस पर मौजूद है। देखें, काजी फायज ईसा जिनके खिलाफ रेफरेंस फाइल होने जा रहा है, उन्होंने तो अभी इस्तीफा दिया नहीं है। तो ये जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल है, ये इनके इस्तीफे की तो हैसियत ही कोई नहीं है, इनकी रेलेवेंस भी कोई नहीं है। तो इन्होंने क्यों दिया? ये शायद कुछ बाहर पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, या बार में कोई अपना लीडर बनना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तो रेफरेंस फाइल होने जा रहा है या हो गया है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसला देना है। इस तरह से पहले ही इस्तीफा देना, डिस्ट्रस्ट शो करना, और फिर फायज ईसा ने तो इस्तीफा नहीं दिया, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने तो इस्तीफा नहीं दिया एहतजाज में। तो जजेस के लिए ये वकला जो है ये उठते हैं और मोर लॉयल देन द किंग, और उनके लिए ये बहुत ज्यादा अपनी तरफ से आगे होके तो इस्तीफे पेश करना शुरू कर देते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये तरीकाकार जो है ये सरीहन न सिर्फ कानून के खिलाफ है, बल्कि ये मंतकी एतबार से भी सही नहीं है, कॉमन सेंस के एतबार से भी सही नहीं है। कोई जरूरत नहीं थी इस डिप्टी अटॉर्नी जनरल को कि ये इस्तीफा देते। ठीक, इरफान कादिर साहब, जाते जाते आपसे आखिरी सवाल करेंगे कि अब प्रोसेस इसका क्या होगा जब रेफरेंस फाइल हो जाए, उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मिलना है, इस पर कितना टाइम लग सकता है, क्या इसके खिलाफ अपील हो सकती है? आम व्यूवर के लिए समझना चाह रहा हूँ। देखें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसको हेड कर रहे हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले में मैं जो समझता हूँ खासे इंडिपेंडेंट होंगे। वो किसी का प्रेशर नहीं लेंगे, किसी हुकूमती इदारे का या किसी गवर्नमेंट का
या फायज ईसा का, किसी का प्रेशर नहीं लेंगे और जो भी फैसला सही होगा मुझे उम्मीद है कि वो करेंगे। और अगर ये जजेस जो है इनको कम से कम अपने जो ब्रदर जजेस हैं उन पे तो रिलाई करना चाहिए। और अगर जजेस भी डिस्ट्रस्ट शो करेंगे अपने ब्रदर जजेस में तो फिर अवाम जो है फिर वो हक पे जाने दोगे ये कहने के कि जी हमें भी फिर इंसाफ होता नजर नहीं आता। तो इसलिए जजेस को तो खास तौर पे कोड ऑफ कॉन्डक्ट की देखते हुए जब इस तरह की प्रोसीडिंग्स हों तो सदर पाकिस्तान को किसी किस्म की चिट्ठी लिखना ना सिर्फ के वो नहीं करना चाहिए बल्कि होली सोली अपने ब्रदर जजेस पे उनको रिलाई करना चाहिए। ठीक, इरफान कादिर साहब साबिक अटॉर्नी जनरल हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे पीपल्स पार्टी की मुश्किलात और बिलावल भुट्टो की नैब में हंगामा खेज पेशी की। हमारे साथ रहिए। खान रियासत को इस्तेमाल कर रहा है अपने मुखालफिन के खिलाफ। बुरी जो पोलिटिकल पार्टीज है उन पे फर्ज है कि वो बाहर निकले और इस मुल्क के अवाम को बताए कि किस तरीके से वफाकी हुकूमत उनके हक छीन रहे हैं, हजब कर रहे हैं। मदीना के रियासत में आप रोजा में खवातीन पे हमला कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो। वो चाहता है कि नैब पूरा का पूरा उनका हर ओहदा, हर ओहदेदार वो भी सिलेक्टेड हो। वो चाहते हैं कि ऑपोजिशन जो है वो उनसे भी सिलेक्टेड हो। हमें ये सिलेक्टेड हुकूमत नामंजूर कि हम ईद के बाद सड़कों पे निकलेंगे। मुल्क का सियासी दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ता जा रहा है। एक तरफ मरियम नवाज हुकूमत की कारकर्दगी पर ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं, तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी अपनी कायदीन के मुकदमात के मामलात पर जारहाना मूड में दिख रही है। आज जाली अकाउंट्स केस में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को नैब में पेशी के दौरान पार्टी कारकुनों और पुलिस के दरमियान जो है वो शदीद झड़पें हुई। पीपल्स पार्टी के कारकुनों को नैब दफ्तर तक पहुंचने से रोकने के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने भरपूर जोर लगाया। लाठीचार्ज, शेलिंग और आंसू गैस का आजादाना इस्तेमाल हुआ। पीपल्स पार्टी की खवातीन मेंबरान समेत कई कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। इन तमाम वाकयात के बाद बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों को ऐसे हथकंडों से डराना नामुमकिन है। बिलावल भुट्टो को मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। उनका यह कहना था कि बिलावल भुट्टो कारकुनों के साथ ऐसे नैब में जा रहे हैं जैसे कोई किला फतह करने जा रहे हैं। हमारा आज मेरे इस्लामाबाद से female MNAs have been arrested. They've been attacked outside of custody and inside of custody. I demand their release immediately. I demand to know whether the speaker was informed in accordance to procedure. And if they are not released, I demand their production orders before the National Assembly of Pakistan. फीमेल MNAs को आपने रमज़ान के महीने में इस तरीके से, जब वो कोई एहतजाज नहीं कर रहे हैं, पुरअमन तरीके से अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मदीना का रियासत है। मदीना के रियासत में आप रोज़ा में खवातीन पे हमला कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो। मैं जितना मैं इस पे मज़ामत कर सकता हूँ वो कम होगा। ये पुराने जो एजाज शाह के तरीके हैं, आमिराना तरीके हैं, वो वापस आ रहे हैं। वो ब्लैकमेल के थ्रू हर इदारा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो एक ऐसा इमेच्योर शो था कि बुलाती नैब है कि आप हिसाब दें और आपके पास सवालात के सवालों के जवाब होने चाहिए। वो जवाब देने की बजाय आप कारकुनान को आवाज़ देते हैं कि आप कोई किला फतह करने जा रहे होते हैं कि भाई कारकुनान साथ आएँ। ये कैसे बहादुर लीडर है कि कारकुनान के बगैर ये नैब में पेश नहीं हो सकते, क्योंकि कारकुनान को ढाल बना के अदारे को प्रेशर करना मकसद होता है। पीपल्स पार्टी के कारकुनों और पुलिस में झड़प की मरियम नवाज ने भरपूर मजम्मत की। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने ट्वीट की कि इस्लामाबाद को 4 माह तक मफलूज रखने वाला एक दिन का छोटा एहतजाज भी बर्दाश्त नहीं कर सका। धरने के दौरान पार्लियामेंट, वज़ीर-ए-आज़म हाउस और PTV पर हमला किया गया। बिलावल भुट्टो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद रोज़ पहले शुमाली वजीरिस्तान में होने वाले वाक़े पर भी सवालात उठाए। इसके अलावा जो ज़ेर हिरासत मेंबर कौमी असम्बली अली वज़ीर, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा किया। ताहम इस मामले पर भी
चौधरी मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक अमान ने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि बिलावल का मुतालबा अपनी वालदा के दहशतगर्दी के खिलाफ मिशन से रूगर्दानी है। इसलिए मैं फिलफोर कल भी मुतालबा किया, आज भी मुतालबा कर रहा हूँ कि अली वज़ीर साहब जो कि MNA हैं साउथ वज़ीरिस्तान का, उसका प्रोडक्शन ऑर्डर फौरी जारी किया जाए ताकि फ्राइडे के सेशन में वो आ सके और अपना मौक़िफ़ दे सके। मुल्क को पता हो कि क्या हो रहा है हमारे नॉर्थ वज़ीरिस्तान में। कुछ नाबालिग सियासतदान, उन्हें मज़ीद सियासी बलूगत चाहिए और सियासी तौर पे बालग होना इस बात की तरफ निशानदही करेगा कि जिस मकसद के लिए माँ ने जान दी थी, दहशतगर्दी से इस पाकिस्तान को साफ़ करने के लिए, और फाटा जैसे उन एरियाज़ के अंदर जहाँ रियासत की रिट चैलेंज हुई थी और नो गो एरियाज़ थे, वहाँ अमन बहाल हुआ है। और वहाँ अमन के दुश्मन जो हैं, जिन्होंने वहाँ शरपसंदी की और दहशतगर्दी की, उनको पार्लियामेंट में लाने की डिमांड की जा रही है। तो इसका मतलब है कि अपनी माँ के मिशन से रूगर्दानी है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये शदीद तल्ख कलामी ईद के बाद उस मुमकिना पेशकदमी की वजह से है जिसके लिए अपोजिशन अपनी सफ़बंदी कर रही है। बिलावल भुट्टो ने आज भी दो टोक अल्फाज में ये बावर कराया कि अपोजिशन ईद के बाद एहतजाज करेगी। हम अपने हकूक़ के लिए, हमारा इंसानी हकूक़, हमारा जमहूरी हकूक़ और हमारा माशी हकूक़ के लिए, अवाम के हकूक़ के लिए निकल रहे हैं। हम किसी हुकूमत को गिराने के लिए नहीं निकल रहे हैं और वैसे ही ये हुकूमत खुद गिर रहा है। सुना है कि मैंगल साहब सोच रहा है कि बजट पे वोट ना करे, तो देखते हैं क्या होता है इस हुकूमत के साथ। अब सियासी खींचतानी से हटकर नैब में पेशी की बड़ी इंपॉर्टेंट पेशी की बात करते हैं। बिलावल भुट्टो से डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी की सरबराही में कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने आज पूछगछ की। नैब ने बिलावल भुट्टो से सवाल किया कि क्या आप जरदारी ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे, क्या जरदारी ग्रुप ने मलकियती राजी पर ओपल 225 ओपल 225 मंसूबे के लिए जॉइंट वेंचर किया, क्या जरदारी ग्रुप ने निजी कंपनी से मंसूबे से कबल 1 अरब रिश्वत ली, जरदारी ग्रुप को वसूल 1 अरब 20 करोड़ रुपए पर जवाब दें। बिलावल भुट्टो ने ओपल 225 प्रोजेक्ट से लाताल्लुकी का इजहार किया और कहा कि इस वक्त जरदारी ग्रुप का चीफ एग्जीक्यूटिव मैं नहीं हूं। नैब ने 32 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा बिलावल भुट्टो को दिया जिसका 14 रोज में वो उन्होंने जवाब देना है। केस से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए बिलावल भुट्टो को कहना था कि पहले भी वो सुर्खरू हुए हैं, आइंदा भी होंगे। मैं कभी भी नहीं, किसी भी बिजनेस में मैंने कभी भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं की और ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट को भी पता है और इसी बुनियाद पे चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि मुझे घसीटा गया है इस केस में। जो सवाल में का जवाब मैं वहाँ दे सकता था मैंने दिया, लेकिन इसलिए कि मैंने कभी भी किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में कोई डे टू डे इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी, तो फिर नैब ने मुझे एक क्वेश्चनियर दिया ताकि मैं अपने लॉयर से मशवरा करके उस क्वेश्चनियर का जवाब दे सकूं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कल भी बाइज़्ज़त बरी हुए और इंशाल्लाह आज भी बाइज़्ज़त बरी होंगे। जाली अकाउंट्स केस में जहां आज बिलावल भुट्टो जरदारी नैब में पेश हुए तो पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी अपनी जमानत में तोसी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज पहुंचे। दिलचस्प अमर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी की जो जमानत है उसमें सिर्फ कल तक की तोसी की है। कल दोबारा समाअत होनी है जिसमें तय होगा कि जमानत में मजीद तोसी करनी है या नैब की दरख्वास्त पर गिरफ्तारी के अहकामात देने हैं। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में नैब तफ्तीशी अफसर ने बताया कि इस केस में अभी तक वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं हुए, वारंट के इजरा की कार्रवाई शुरू कर रखी है और मामला चेयरमैन नैब के पास है। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल जानजेब भरवाना ने कहा कि जाली बैंक अकाउंट्स के मामले पर जायजे पर हजारों मशकूक ट्रांजैक्शंस का उन्हें पता चला है। जरदारी ग्रुप के बैंक अकाउंट्स में 1.5 करोड़ रुपए आए हैं जिसके बारे में मुतालिका शख्स को इल्म ही नहीं। यह सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की बात है बकौल नैब के, वरना अरबों रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तिफसार किया कि 1.5 करोड़ की रकम आई
तो वो बैंक अकाउंट किसने ऑपरेट किया? नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि जरदारी ग्रुप के अकाउंट्स को मिसेज तालपुर ऑपरेट करती थी। अदालत ने पूछा कि फरियाल तालपुर जो अकाउंट ऑपरेट करती हैं उसमें 1.5 करोड़ रुपए क्यों आए, जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि फरियाल तालपुर वगैरह काश्तकार और लैंडलॉर्ड्स हैं। ओमनी ग्रुप की 4-6 शुगर मिल्स हैं जिन्हें गन्ना सप्लाई किया जाता है, जिसका पैसा आता है। यह तमाम मामला कहां जा रहा है और कल की समाअत कितनी अहम है, जब आसिफ अली जरदारी के बारे में यह तय होगा कि क्या उनकी जमानत में एक्सटेंशन होती है, तोसी होती है, या उन्हें उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी करके उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। इस तमाम मामले पर बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी रियाजुल हक से, जो आज वहां पे मौजूद थे। रियाज, बताइए कि नैब में क्या हुआ, बिलावल से क्या पूछा गया, जवाबात क्या दिए उन्होंने? जी, आज JV ओपल के हवाले से आसिफ अली जरदारी के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी से सवालात किए गए और तकरीबन कमोबेश वही सवालात थे, लेकिन चूँकि वो उस कंपनी के CEO भी हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, तो उससे मुतालिक सवालात पूछे गए। तो अक्सर जो जवाबात जो उन्होंने दिए, उन्होंने ये कहा कि मुझे मालूम नहीं। जब उन्होंने कहा कि आपके इस जो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है उस पर आपके दस्तखत हैं, ये आपके हैं? उन्होंने कहा जी ये मेरे हैं। तो उन्होंने कहा जी आपके हैं, तो जो बाकी मामला थे आपका उनको पता है कि नहीं पता? ये जो सारे मामलात हैं, माली मामलात, 1 अरब रुपये वहाँ गए और ये बहरिया टाउन के साथ मामलात, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे तो इसका नहीं पता, मुझे तो मालूम नहीं है। और वालिद साहब जब सदारत के ओहदे पे आ गए थे तो वो इन चीज़ों से अलहदा हो गए थे, लिहाजा मुझे इन चीज़ों का नहीं पता। तो ज़्यादातर जो जवाबात थे उनके इसके इर्द गिर्द घूमते रहे कि मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता, मैं लिख के देखूंगा कि मैं क्या दे सकता हूं। और इसी तरह तो कोशिश की उन्होंने कि कोई ख़ास जवाब ना दिया जाए। इसी तरह जब नैब के अरकान ने उनसे ये पूछा, जो IOs मौजूद थे सारे केस में, तो उन्होंने ये जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जानबूझकर दोनों बाप बेटे ने वो स्ट्रेटजी अपनाई हुई है कि कानूनी तौर पर किसी ऐसे, ये इनके जो जवाबात हैं वो कल जाके कानूनी तौर पर इनके सामने खड़े ना हो जाएं। लिहाजा फारूक एच नायक और टीम ने उनको तैयार करके भेजा है कि किसी किस्म के कानूनी सुकम में वो फंस ना सकें कल। ठीक है रियाज, चलें, एक तो ये कि वो उनका कानूनी हक है वहां पर जवाब ना दें, उन्हें एक तहरीरी सवालनामा भी दे दिया गया है जो मेरे ख्याल में अगले 2 हफ्तों में बिलावल भुट्टो ने उन सवालात का जवाब देना है। ये बताइए कि आसिफ अली जरदारी भी कल दोबारा पेश हो रहे हैं और उनको सिर्फ उनकी जो जमानत में सिर्फ कल तक तोसी दी गई है, और ये खबरें भी आ रही हैं कि उनकी जमानत में तोसी भी हो सकती है और तोसी ना हुई वो अरेस्ट भी हो जाए। जी बिल्कुल, आज जब सारे सहाफ़ी और हम वहाँ पे मीडिया भी मौजूद थे तो नैब की टीम भी बाकायदा तैयारी करके आई हुई थी और लग ऐसा रहा था कि शायद आज कुछ गिरफ्तारियाँ वगैरह होंगी। और इससे पहले जो 2 पेशियाँ हुई उस पर भी नैब की टीम काफ़ी तैयारी करके आई, लेकिन आज चूँकि नैब की टीम जो असल तैयारी जो उन्होंने केस के हवाले से करनी होती है वो उसमें काफ़ी कमज़ोर दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ दिखाई देते हैं। जिस पे जजेज़ ने उनसे पूछा कि आपने क्यों अभी तक केस की कॉपीज़ फ्राहम नहीं की, सारी डिटेल फारूक एच नाइक के सवाल के जवाब में उनसे पूछा कि जब नैब के अरकान से, तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम केस चूँकि बहुत बड़ा है इसलिए हम इसका जवाब नहीं दे सकते। उनका क्या आपने इसका फ्रेम करवाना है आपने कि इतना बड़ा जवाब है कि आप जवाब नहीं दे सकते। तो उन्होंने फिर आज के दिन तक उनकी ज़मानत थी तो उसमें 1 दिन की तोसी कर दी है। तो कल का दिन इंतहाई अहम होगा आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के लिए कि वो कैसे नैब आया, उनके अरेस्ट वारंट जारी करके उनको गिरफ्तार करती है या उनकी एक्सटेंशन होती है। तो कल का दिन इंतहाई अहम होगा। पहले वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में पेश होंगे आसिफ अली जरदारी, उसके बाद तकरीबन 11 बजे के करीब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएंगे। तो सुबह के 4-5 घंटे इंतहाई अहम हैं। ठीक है, अच्छा रियाज ये बताइए, आखिरी सवाल आपसे कि नैब इस पूरी सूरत हाल को कैसे देख रहा है? आपकी नैब ज़राए से भी बात हुई शो से थोड़ी देर पहले, आप बता रहे थे, क्या कह रहे हैं वो? अच्छा, नैब इस सारी सूरत हाल में जब हम उनसे बैकग्राउंड डिस्कशन करते हैं और जब वो अदालत में अपनी परफॉर्मेंस उनकी जब हम देखते हैं तो जजेस के सामने वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई देते हैं। और वो इतना ज़्यादा ये फैल चुका है फेक अकाउंट्स का केस का मामला कि हफ्ते में 4 से 5 दिन इस तरह की हाज़िरियाँ होती हैं। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर आ रहे हैं, इसके अलावा दूसरे जो अरेस्ट किए गए लोग हैं उनके रिमांड में एक्सटेंशन हो रही है। तो बहुत से केसेस में ऐसा लगता है बाद औक़ात कि उनको खुद भी नहीं पता कि वो आज कौन सी केसेस हैं और वो क्या हैं। तो बड़ी कन्फ्यूज नज़र आता है। जजेस ने कई मरतबा इनको कहा है कि आपको मालूम ही नहीं है, ये तो सैलाब उमड़ आया है केसेस का, ये तो समझ ही नहीं आ रही। जैसे फारूक एच नाइक ने एक दफ़ा कहा कि हमें खुद नहीं पता कि हमारे खिलाफ कितने रेफरेंसेस हैं। तो नैब की टीम की तैयारी उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए और उसकी कई वजूहत हैं। कुछ वो कह रहे हैं कि अंडर स्टाफ्ड हैं, वो कुछ और मसाइल हैं, लेकिन शायद जिस तरह तैयारी उनकी होनी चाहिए थी उस तरह नहीं है।
रियाजुल हक, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बात कर रहे थे जाली काउंट्स केस की। कल बड़ा अहम दिन है। आसिफ अली जरदारी साहब की सिर्फ आज जो ज़मानत थी वो आज तक थी, उन्हें सिर्फ एक दिन की तोसी दी गई है। कल वो दोबारा पेश हो रहे हैं, तो कल उनकी ज़मानत में जिस तरह माजी में होता रहा है, तोसी भी हो सकती है। अगर तोसी ना हुई तो वो अरेस्ट भी हो सकते हैं। वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात होगी चारसदा के उस अफसोसनाक साने की जिसमें 3 सगे भाइयों को एक बासर ज़मींदार ने अपने घर बुलाकर कत्ल कर दिया था। कल बड़ी बात में हमने उनकी मकतूलेन की बहन रीमा बीबी से बात की थी, जिस पर वज़ीर आला खैबर पुख्तूनख्वा ने आज बड़ी बात की, जो खबर थी उस पर एक्शन लिया, उन्हें प्रोटेक्शन भी फराम की है। लेकिन इस मामले में काफ़ी अहम अपडेट सामने आई हैं। रीमा बीबी हमारे साथ मौजूद होंगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी बात में गुज़श्ता रात खैबर पुख्तूनख्वा के शहर चारसदा के इलाके उमरजई में 3 भाइयों के कत्ल की लर्जा खेज़ वारदात और मकतूलीन की बहन की जानिब से मुबैना कातिल की जानिब से धमकियों और तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी की अपील पर आज वज़ीर आला खैबर पुख्तूनख्वा महमूद खान ने नोटिस लेते हुए मुलज़िमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने IG पुलिस को अहकामात जारी किए कि फ़ौरी तौर पर मतलूबा मुलज़िमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। आज हम न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब ऐवान ने वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफ़ज़ई से इस बारे में कुछ तल्ख सवालात किए। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब ने क्या जवाबात दिए हमारे नुमाइंदे को, पहले वो सुनिए। जो RPO मर्दान है उसको टास्क दे दिया गया है, वो चला गया है चारसदा, और जो भी लोग हैं कल्प्रिट्स हैं उनको गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे दिया IG ने, और इंशाल्लाह उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर IG के ऊपर खुद इल्ज़ाम लग रहे हैं कि रिश्तेदार हैं। IG ने ऑर्डर दे दिया है कि जो भी हों, जो भी इस पर मुलविस हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। और कातिल जो है मफरूर हो चुके हैं बाहर मुल्क, जितने भी नहीं, कोई भी नहीं गया ऑलरेडी। जो जितने भी एयरपोर्ट्स हैं सबको ये आज IG साहब ने हुक्म जारी कर दिया है कि जितने लोग हैं उनके बारे में वो दे दिया गया उनके, और इंशाल्लाह ताला उनको गिरफ्तार चारसदा का DPO खुद कह रहे हैं कि जो मुलज़िमान मलेशिया गए हैं उनके लिए हम इंटरपोल से रब्ता कर रहे हैं। देखिए, अब ज़्यादा ज़ाहिर बातें हो तो कानून की बातें हैं, पुलिस की बातें हैं, वो तो ज़ाहिर है। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बिल्कुल IG ने भी हुक्म दिया है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी दिया है, और आज RPO जो है मर्दान RPO उसको भेज दिया गया है चारसदा के, वो जाके खुद सूरत हाल का जायज़ा ले। सूबाई वज़ीर इत्तलात की इस केस के बारे में इत्तलात की सूरत हाल नाज़रीन आपने खुद देख ली। उन्हें पता ही नहीं कि केस के मरकज़ी मुलज़िम नादिर खान उसी रात मलेशिया फ़रार हो गए थे। चारसदा के अलावा के इलाके उमरजई में एक बासर ज़मींदार नादिर खान ने जायदाद के तनाज़े पर 3 सगे भाइयों को अपने हुजरे में बुलाकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया था और फिर उसी रात मलेशिया फ़रार हो गया था। अफसोसनाक और बड़ा दर्दनाक ये वाक़या था। 3 आपके भाई थे, तीनों को बुलाकर हुजरे में कत्ल कर दिया जाता है, और उसके बाद मुलजिम इतना बासर है कि ख़ुद पुलिस स्टेशन जाके उनको कहता है कि जी 3 लोगों को मैंने मार दिया है, आप आकर उनकी लाशें उठा लें, और फिर चंद घंटे बाद वो मलेशिया फ़रार हो जाता है। जी, जुल्म की इंतहा है, इतना जुल्म की हद हो गई। अब मेरे भाई को उन्होंने नादिर ने मेरे भाइयों को बुलाया और ये कहकर बुलाया कि मैं आपके नाम ये इंतकाल कर रहा हूँ ज़मीन की। पहले मेरे 2 भाई गए, फिर तीसरे को भी कॉल किया और उसको भी बुलाया। हम ये समझे कि चलो बात करने के लिए बुलाया है उनको ना, कोई झगड़ा कुछ भी इस तरह का नहीं था। तो मेरे भाई चले गए वहाँ पे, हम इंतज़ार करते रहे कि अब आ जाएंगे। फायरिंग हमने घर पे सुनी, क्योंकि घर उनका जो बंगला है वो हमारे घर के करीब ही है, तो वो तो ये फायरिंग तो उसकी आदत है, वो तो हर रात फायरिंग करता था। हम ये कब समझ रहे थे कि इस जालिम ने फायर मेरे भाइयों के ऊपर की है। अच्छा, हम इंतज़ार करते रहे। रीमा साहबा, ये बताइए आपके ख़ानदान में और कौन है? 3 ही भाई थे आपके घर में, और कोई है? रिपोर्ट तो दर्ज हो गई है? नहीं, मेरी बूढ़ी माँ है और हम और मेरे भाई को छोटे बच्चे हैं, बस वो है और कुछ भी नहीं है। वज़ीर आला खैबर पुख्तूनख्वा का बड़ी बात की खबर पर वाक़े का नोटिस लेना जहां काबिल सताइश है, वहीं इस बात की तहकीकात भी ज़रूरी है कि एक बासर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला मुलजिम कैसे एक गरीब ख़ानदान के 3 भाइयों को कत्ल करने के बाद इतनी आसानी से बैरून मुल्क फ़रार हो गया। ये बताइए कि आपका घर और इनके घर में कितना फासला है, क्योंकि अगर वो वहीं पे रह रहे हैं, बड़ा बासर वो ख़ानदान है जी।
बिल्कुल 7 घर है, बस एक खेत है दरमियान में। और आपको किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ जो है वो नहीं फराम किया गया? नहीं, पुलिस जो है ना वो उनकी बंगले में बैठी हुई कातिल की घर को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। ये बता दीजिए कि वो ख़ानदान तहफ़्फ़ुज़ भी मांग रहा है, वो अभी भी खौफ में रह रहे हैं, तो उनको तहफ़्फ़ुज़ भी फराम कर दें। इनको मैंने कहा, इनको मैंने अपना पर्सनल नंबर भी दिया हुआ है, बिल्कुल इनको कोई डरने की जरूरत नहीं है। और इनको मैंने कहा कि मेरा नंबर आपके लिए आधी रात को भी खुला हुआ है, खुदा न खास्ता आपको कोई मसला होता है आप मुझे बताएं। दूसरा, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बिल्कुल इनके घर के करीब एक टेम्पररी चौकी बनाई गई है। चौकी किस लिए बनाई गई है कि वो जिस घर में ये वाकया हुआ है ताकि वहां से भी कोई चीज उठाई ना जाए और ये लोग भी उनके नजर के नीचे रहे, तो उसमें फिर तरह की बातें होती। ठीक है, चले फजल खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। रीमा साहिबा आपने सुन लिया, फजल खान साहब ये कह रहे हैं कि वहां पर चौकी भी बना दी गई है और बड़ा जल्द आपको इंसाफ। आप मुतमईन हैं या आपका मुतालबा है कुछ? नहीं, चौकी तो उसके बंगले के लिए बनाई गई है ना, ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। आज मुतल्लिका DIG मोहम्मद अली गंडापुर ने मुतासरा ख़ानदान के साथ भरपूर दिन गुजारा, उनकी दादरसी भी की, जिन पर उनकी भी तारीफ़ करनी चाहिए। क्या मुतासरा ख़ानदान को अब तहफ़्फ़ुज़ फराम कर दिया गया है? क्या अब बासर मुल्ज़िमान को बैरून मुल्क से वापस लाकर इंसाफ के कटहरे में बर वक्त खड़ा किया जाएगा? बात करेंगे 3 मकतूल भाइयों की बहन रीमा बीबी से, जिनके घर में अब कोई मर्द नहीं बचा। रीमा बीबी बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आज वज़ीर आला खैबर पुख्तूनख्वा ने बड़ी बात में आपने जो कल बातें की थी उनका नोटिस ले लिया है, आपको तहफ़्फ़ुज़ फराम करने के भी अहकाम जारी किए गए हैं और मुल्ज़िमान को जल्द पकड़कर इंसाफ के कटहरे में लाने की भी बातें हुई हैं। क्या अब आप मुतमईन हैं? आपसे आज किसी ने रब्ता किया? जी, आज IG साहब, DIG साहब और SSP साहब आज आए थे और सिक्योरिटी गैस फराम की गई है। अच्छा, आपको अभी सिक्योरिटी फराम कर दी गई है, आप अभी खौफ और डर में नहीं रह रहे, पुलिस ने आपको तहफ़्फ़ुज़ फराम कर दिया है आखिरकार? जी जी ठीक है, तो ये बताइए कि अभी आप क्या इस सारे अमल से अब मुतमईन है? क्योंकि देखिए मुल्ज़िमान जो हैं वो बासर तो हैं, वो बैरून मुल्क फ़रार हो गए हैं, लेकिन अब पूरा एक प्रोसेस होगा, इंटरपोल के ज़रिए शायद उन्हें वापस लाया जाएगा, उसमें थोड़ा वक्त भी लग सकता है। मैं मेरी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज़ को उठाया, हमारे लिए आवाज़ उठाई। हम तो बहुत गरीब लोग थे, हमारे लिए तो आवाज़ उठाने वाला भी कोई नहीं था। हम आप लोग की बहुत बड़ी शुक्रगुजार हैं। लेकिन मेरी अभी ये फील है कि लोग ये नादर जो है ना, इसकी बंगले और ये सब जो है ना वो उसको नीलाम कर दिया जाए। अगर ये इस तरह से यहाँ पर जगह फिर से रहेगी ना तो फिर आ जाएगा यहाँ पर, फिर उनकी वही आने जंग शुरू हो जाएगी। नहीं रीमा बीबी, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, इंसाफ के लिए इसीलिए यहाँ पे हम प्लेटफॉर्म पे जो ऐसी आवाज़ें हैं जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और सहाफ़त में असल काम ही यही है, अगर आपको बर वक्त इंसाफ मिल जाता है और आपको यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से फिर यकीन दहानी एक दफ़ा करा रहे हैं कि अगर तो आपको किसी किस्म का कोई धमकी दोबारा मिली, आपको तहफ़्फ़ुज़, आपसे सिक्योरिटी वापस ले ली जाए, या आप समझती हैं कि इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हो रहे, तो हमारी टीम आपके साथ राब्ते में है, आपके पास उनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, बिल्कुल हमें बताइएगा। और आपको ये यकीन दहानी भी कराते हैं कि वज़ीर आला खैबर पुख्तूनख्वा ने नोटिस तो ले लिया है, लेकिन अगर उनके अहकामात पर भरपूर तरीके से अमल दरामद नहीं हुआ तो हम इसी प्लेटफॉर्म से बार बार ये मामला उठाते रहेंगे। और जब तक आप मुतमईन नहीं होंगी कि हमें इंसाफ मिल गया है, हम इस मामले को उठाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, रीमा बीबी हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात होगी कि कराची की सर्कुलर रेलवे बहाल होगी या नहीं, उस पर भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको लंदन भी लिए चलें, जहां पर वर्ल्ड कप क्रिकेट जो है उसका आगाज़ बाकायदा कल से होगा, लेकिन इफ्तिताई तकरीब उसकी हो चुकी है। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। शायकीन क्रिकेट का इंतज़ार ख़त्म हुआ, दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा दिन आ गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का आगाज़ होने को है। आज उसी तकरीब की रंगारंग जो महफिल एक सजी लंदन के बकिंगम पैलेस में, उसी पर बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान टीम के कप्तान सरफराज अहमद समेत 10 कप्तानों की मल्के बरतानिया से वहाँ पर मुलाकात भी हुई। तकरीब की मेज़बानी के फ़राइज़ साबिक इंग्लिश क्रिकेटर एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने अंजाम दिए। तकरीब के दौरान आलमी नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी तालबा मलाला यूसुफजई ने क्रिकेट के जो 60 सेकंड्स थे उस चैलेंज में अजहर अली के हमरा पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। So I have with me Malala Yousafzai. How are you? Thank you. It's an exciting time and I really enjoyed playing here today. Pakistan, we were okay, not too bad. Came number 7, but India came last. So I think for Pakistan, that's what. But India played really well. They tried their best and we appreciate their hard work. They really did. Well, I'm honored to introduce Nobel Peace Prize winner and advocate for girls' education, Malala Yousafzai, as well as representing Pakistan in our 60-second challenge. Today, Malala plays for Oxford University cricket team and is an advocate for women's cricket, which is absolutely incredible. Now, you're an inspiration to so many young women. What role do you think cricket plays to inspire young women? Well, now we see more and more women are taking part in this sport and they're inspiring young girls, including in Pakistan. We have amazing cricketers, including Sana Mir. And, you know, these role models are inspiring girls to play cricket, to believe in themselves, that they're capable of anything, including sports. And I think women should engage more in sports. And, you know, we all have to contribute to that and encourage women and girls who are taking part in this. ये नाज़रीन उस तकरीब में छोटी सी गेम्स हुई थी जिसमें तमाम ममालिक ने शिरकत की। पाकिस्तान का 7वां नंबर आया, लेकिन मलाला यूसुफजई ने ज़बरदस्त सी बात की कि ठीक है हम 7वें नंबर पर आए हैं, लेकिन इंडिया जो है वो आखिरी नंबर पर आया है। तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होने वाला है वो कितना दिलचस्प होगा। सब कॉन्टिनेंट उसका इंतज़ार कर रहा है, पूरी दुनिया की नज़रें जो क्रिकेट शायकीन है उस पर लगी होंगी। वर्ल्ड कप का आगाज़ जो है वो जुमेरात को ओवल लंदन में मेज़बान इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच से शुरू हो रहा है। पाकिस्तान के कितने चांसेस हैं? पाकिस्तान इससे पहले जो इंग्लैंड के साथ वनडे सीरीज़ हुई थी वो बुरी तरह हार चुका है। इसके अलावा अफगानिस्तान से वार्म अप मैच भी पाकिस्तान हार चुका है। देखेंगे कि मुमकिन है क्या पाकिस्तान एक दफ़ा फिर, चूँकि ये 92 के ही जो फॉर्मेट था उसी पर ये वर्ल्ड कप भी हो रहा है। आसिफ इकबाल साहब साबिक क्रिकेटर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, उन्होंने हमें लंदन से ज्वाइन किया है। आसिफ इकबाल साहब, पाकिस्तान वार्म अप मैचेस बुरी तरह हारा, फिर इंग्लैंड से जिस तरह हारा, लेकिन कुछ अभी भी यहाँ पर शायकीन को उम्मीद है कि रमज़ान में ये टूर्नामेंट हो रहा है, आगाज़ कम से कम उसका रमज़ान में हो रहा है और 92 के फॉर्मेट पे ही खेला जा रहा है। 92 का वर्ल्ड कप भी हम जीते थे और इस बार भी जीतेंगे। जी आसिफ इकबाल साहब, जी अच्छा, आसिफ इकबाल साहब की लाइन शायद ड्रॉप हो गई। नाज़रीन हम दोबारा आपको आसिफ इकबाल साहब, 92 के फॉर्मेट पे ये वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थोड़ी सी मायूस कुन रही है। इंग्लैंड से हारे हम 4 मैच, उसके बाद अफगानिस्तान से वार्म अप मैच हारे, लेकिन उम्मीदें फिर भी कायम हैं कि 92 के वर्ल्ड कप की तरह इस बार भी पाकिस्तान चैंपियन बनेगा। देखें, इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा, लेकिन ये जो आप अपने इंट्रोडक्शन में बात की कि 92 में यही फॉर्मेट था, 92 में रमज़ान था और इसलिए से हम जीते थे। साथ साथ ये भी कह दीजिए कि 22 करोड़ अवाम जो थे उनकी दुआएं भी साथ थी, जो हमेशा साथ रहेंगी। लेकिन देखें, क्रिकेट जो है एक खेल है, उसको इसी नजरिए से देखना चाहिए। हर चीज होती है। इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हो रहा है और इंग्लैंड होस्ट है और ये इंग्लैंड के आई थिंक 4थी मरतबा इंग्लैंड में हो रहा है। पहले 3 मरतबा जो हुआ था उसमें इंग्लैंड 2 मरतबा क्वालिफाई की थी फाइनल के लिए, दोनों हारी। और आज तक जो इंग्लैंड होम ऑफ क्रिकेट जिसे कहते हैं, आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीता। एंड दैट इज समथिंग वन हैज टू रियली यू नो, जो आजकल बातें हो रही है, इंग्लैंड बिल्कुल टॉप टीम इन द वर्ल्ड है वनडे क्रिकेट में और एक्सपेक्टेड टू विन ऑल्सो, सब कह रहे हैं। लेकिन मेरा बिल्कुल यकीन के साथ कहना है कि वनडे क्रिकेट जो होती है उसमें इट्स नॉट रियली कोई फेवरेट नहीं होता। कोई भी टीम, आया वो पाकिस्तान हो, आया वो इंडिया हो, आया वो इंग्लैंड हो, इज द टीम दैट प्लेज वेल ऑन द डे होती है। आप अगर हिस्ट्री उठाकर देखें
वर्ल्ड कप क्रिकेट की, ऑस्ट्रेलिया ने 5 मरतबा जीता है, इंडिया 2 मरतबा, वेस्ट इंडीज 2 मरतबा, 1 मरतबा पाकिस्तान और 1 मरतबा श्रीलंका। अच्छा, अब इस हिस्ट्री में ये देखें आप, जो इंडिया जीती थी, वो जीती थी इंग्लैंड में बीटिंग वेस्ट इंडीज, जो कि ऑल कॉन्करिंग टीम थी उस जमाने की, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, उसको इंडिया ने हराया था इन इंग्लैंड। लाइकवाइज पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाके अवे फ्रॉम होम इंग्लैंड को हरा के वहां फाइनल जीते। इसी तरह श्रीलंका पाकिस्तान में आके ऑस्ट्रेलिया को हरा कर जीता। तो वनडे क्रिकेट जो है वो, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑन द डे वाली बात होती है। ठीक, अच्छा आसिफ इकबाल साहब, इस वक्त अगर पाकिस्तान की टीम का जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ्स क्या है और वीकनेसेस क्या है? क्योंकि पाकिस्तान के पास जिस किस्म का बॉलिंग अटैक था माजी में, वो वकार यूनुस और वसीम अकरम, और लेकिन अब इस वक्त जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही है, कौन से ऐसे शुबे हैं जहां पर पाकिस्तान को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? मैं उसी पर आ रहा था। देखें, आप एग्जाम्पल्स दिए वसीम के, वकार के, ग्रेट बॉलर्स, उसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कह रहे हैं साथ ही साथ कि अभी हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए हैं इंग्लैंड में, और चैंपियंस ट्रॉफी में ये लोग नहीं थे जिसके आप नाम लिए। तो ये खिलाड़ी जो है, प्रेजेंट टीम जो है, ये आई थिंक 2 साल हुए चैंपियंस ट्रॉफी होके जो इंग्लैंड में जीती थी, और किसी का मतलब यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिस तरह से हम पहला मैच इंडिया से हारे थे, बहुत बुरी तरह से हारे थे, लेकिन वही इंडिया की टीम को फाइनल में बहुत बुरी तरह से हम हराए भी थे। तो जैसा हमने पहले कहा कि वनडे। अच्छा आसिफ भाई, यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करो, जिस वक्त हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे तो आमिर ने उसने बड़ा जबरदस्त किरदार अदा किया था। आमिर उस तरह रिदम में नजर नहीं आ रहे जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये एजम्पशन की बात है। ऑन द डे वाली जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वनडे क्रिकेट में या लिमिटेड ओवर क्रिकेट, चाहे वो T20 हो या 50 ओवर का, ऑन द डे परफॉर्मेंस काउंट करता है। अभी जो रिसेंटली कंक्लूड किए हमारे सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ, व्हाइट वॉश, फिर उसके बाद हम अफगानिस्तान से हार गए, यकीनी तौर पर ये कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बात नहीं है। उससे पहले पता नहीं क्या वजह थी, हमारे सिलेक्टर्स और कोच ने अपनी सोच लड़ाकर जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज थी उसमें खिलाड़ियों का हम रेस्ट दिलवा रहे हैं। वहां आप अगेन ऑस्ट्रेलिया ने दुबई अबू धाबी में व्हाइट वॉश किया, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमें वेट करना चाहिए बिफोर पासिंग एनी जजमेंट कि टीम आया कैसा खेलेगी, आया क्वालिफाई करेगी, आया जीतेगी या नहीं। एज ए पाकिस्तानी, जैसा हम यकीनी तौर पर सारे पाकिस्तानी चाहेंगे, हम वेल विशर्स हैं टीम के, हम चाहते हैं टीम अच्छा करे, लेकिन अगर अच्छा नहीं करती है तो बिल्कुल क्या करना चाहिए, तनकीद होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ एक और बात जो मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है, हम खिलाड़ियों पर तनकीद करते हैं, हम खिलाड़ियों को अकाउंटेबल होल्ड करते हैं। मैं कहता हूँ कि आप सिलेक्टर्स को भी आप अकाउंटेबल रखें, आप कोचेस को अकाउंटेबल रखें। ये जो कोचेस बैठे रहते हैं, स्पेशलिस्ट कोचेस हैं, बैट्समैन के बैटिंग कोच है, बॉलिंग कोच है, फील्डिंग कोच है, हेड कोच है, इनसे कोई सवाल नहीं करता जब ये बात होती है कि भाई हमारी बैटिंग बड़ी वीक है। भाई क्यों वीक है? अगर आप लोग प्रॉपर अपना काम कर रहे हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक कि कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो वीक होता है। ये सारे टेस्ट क्रिकेटर्स हैं और ये अच्छे खिलाड़ी हैं। इनका सिर्फ जो मेरा ख्याल है जो कोचेस वगैरह होते हैं, इनका काम होता है इनको तैयार करना मेंटली। अगर वो कामयाब नहीं हो रहे इन खिलाड़ियों को मेंटली तैयार करने का, तो कोचेस शुड बी द फर्स्ट वन फॉलोड बाय द सिलेक्टर्स, जिनको अकाउंटेबल होना चाहिए। अच्छा आसिफ इकबाल साहब, वैसे तो हम सबकी फेवरेट टीम पाकिस्तान ही होगी, लेकिन आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? द टीम्स टू वॉच आउट फॉर। इंग्लैंड की तो आपने बात कर दी, 3 ऐसी टीमें बता दें जो इस वर्ल्ड कप में जो है आप समझते हैं कि बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस देंगी। देखिए, जैसा आपने कहा, मैं भी एज ए पाकिस्तानी दिल कहता है पाकिस्तान। रियलिस्टिकली अगर बात करें तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड, यकीनी तौर पर जिस तरह से वो पिछले 1 साल 1.5 साल से खेल रहे हैं, इंग्लैंड, फिर इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज हैज बीन प्लेइंग एक्सेप्शनली गुड, और मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड इज ए टीम जो ये मेरे 4 सेमीफाइनलिस्ट होंगे जिसको मैं समझता हूँ दे आर केपेबल ऑफ रीचिंग
the semi-final stages. ठीक, और ये जाते जाते आसिफ इकबाल साहब, पाकिस्तान और इंडिया के मैच पे भी तबसरा कर दें, सारे व्यूअर्स उसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप क्या समझते हैं। पाकिस्तान एक दफ़ा फिर अगेन रियलिस्टिकली तो फिर बात कहीं और चली जाएगी, लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तान शिकस्त दे देगा इंडिया को, तारीख बदल देगा वर्ल्ड कप? बिल्कुल दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। देखें, अभी तक तो हम रेगुलरली हारते आए, आज तक हम वर्ल्ड कप में कोई मैच इंडिया को नहीं हराए। इंडिया हैज बीन विनिंग एवरी मैच, तो एट सम स्टेज वो चेंज होना पड़ेगा। लेकिन अगेन मैं बता दूं कि रिपीट कर दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी में, हालांकि पहले मैच में इंडिया ने बहुत बुरी तरह से हमें हराया था, बट फाइनल में हमने इंडिया को हराया था। तो ऐसा नहीं है कि हम ये मैच ओल्ड ट्रैफर्ड में हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है इन कंडीशंस को मास्टर कर लिया और हम नहीं किए। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। रिपीटिंग अगेन ऑन द डे वाली बात है, लेकिन ऑन पेपर अगर आप कहें तो यकीन तौर पर इंडिया अच्छी लगती है, बट हमारे पास भी बहुत अच्छे बाज खिलाड़ी हैं who are capable of performing very well। दो नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, जिसमें एक बाबर आजम का, आई थिंक इज अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, इसमें कोई शक नहीं है इन बैटिंग डिपार्टमेंट। और बॉलिंग में आई होप एंड आई सिंसियरली फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान दुआ कर रहा हूँ कि वहाब रियाज एंड आमिर, इनका कॉम्बिनेशन पाकिस्तान को कामयाबी दिलवाए। ठीक, आसिफ इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम लंदन। आपकी सेहत भी ठीक नहीं थी, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।